चलिए शुरू करें, स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल हमने अपने इंपोर्ट वैल्यूएशन रूल को समझा था और आज हम इंपोर्ट वैल्यूएशन रूल्स के क्वेश्चन करेंगे। कल हमने इंपोर्ट वैल्यूएशन रूल पे क्वेश्चन किया था एंड दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 9, राइट। अब हम एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 आप देखिए, एग्जाम्पल नंबर 8 स्क्रीन पे आपको दिखेगा और दैट इज़ गुजरात ड्राई फ्रूट लिमिटेड इम्पोर्टेड ड्राई फ्रूट्स। गुजरात ड्राई फ्रूट लिमिटेड एक इम्पोर्टर है और जिसने क्या किया है, ड्राई फ्रूट इंपोर्ट किए हैं एंड डिक्लेयर्ड द वैल्यू एज अंडर। उन्होंने बोला कि नवंबर में उन्होंने जो इंपोर्ट किया था उसकी क्वांटिटी 250 मेट्रिक टन थी और 25,000 पर मेट्रिक टन उन्होंने वैल्यू डिक्लेयर की है। इजिप्ट से उन्होंने इंपोर्ट किया। नवंबर में एक दूसरा कंसाइनमेंट आया 150 मेट्रिक टन का, जिसकी डिक्लेयर्ड वैल्यू भी 125 मेट्रिक टन है और उन्होंने ये भी कंसाइनमेंट इंपोर्ट किया है इजिप्ट से, राइट। जस्ट अ मिनट, हाँ। वॉइस लैग नहीं हो रही है ना? नो मैम। ओके, ठीक है ना? ओके, ठीक। चलिए, तो इट वॉज फाउंड दैट इम्पोर्ट वर ऑल्सो मेड बाय सम अदर डीलर। ऐसा बोला गया सवाल में कि सेम टाइम पे कुछ अदर डीलर्स ने भी ड्राई फ्रूट इंपोर्ट किए हैं और जो ये ड्राई फ्रूट और डीलर्स ने इंपोर्ट किए हैं उनकी क्वांटिटी है 50 मेट्रिक टन और डिक्लेयर्ड वैल्यू है 35,000 मेट्रिक टन और कंट्री ऑफ इंपोर्ट है दुबई, ठीक। इसी तरीके से चेन्नई फ्रूट लिमिटेड एक क्वांटिटी इंपोर्ट हुई है, डिक्लेयर्ड वैल्यू है 40,000 मेट्रिक टन और कंट्री ऑफ इंपोर्ट है पर्सिया। द कस्टम डिपार्टमेंट हैज़ सॉट टू एक्सेस द इंपोर्ट मेड बाय गुजरात फ्रूट लिमिटेड। गुजरात फ्रूट लिमिटेड से जो इंपोर्ट हुआ है, कस्टम डिपार्टमेंट ये बोलता है कि आपने सेक्शन 14 का कंप्लायंस नहीं किया है, इसीलिए जो वैल्यू आप डिक्लेयर कर रहे हो हम उसको नहीं मानेंगे, इसीलिए आपको रूल 4 की मदद लेनी पड़ेगी। मतलब जो ट्रांजैक्शन वैल्यू डिक्लेयर कर रहा है इंपोर्टर उसको कंटेम्परस माना है, मतलब कंटेम्परस माना यानी दैट इज़ नॉट द करेक्ट वैल्यू। और कस्टम डिपार्टमेंट ने बोला कि जो इंपोर्ट का वैल्यूएशन है वो रूल 4 के हिसाब से होना चाहिए, रूल 4 के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। आपको एग्जामिन करना है कि क्या कस्टम डिपार्टमेंट का एक्शन सही है, क्या हम इस कंसाइनमेंट को रूल 4 के हिसाब से वैल्यू कर सकते हैं, क्या इस कंसाइनमेंट को क्या हम रूल 4 के हिसाब से वैल्यू कर सकते हैं क्या? नो मैम। क्यों? नो मैम। क्यों? मैम सेम कंट्री में नहीं है। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। कंट्री इज नॉट सेम, कंट्री इज़ नॉट सेम। और अगर कंट्री सेम नहीं है, मतलब बिकॉज अगर किसी गुड्स को हम आइडेंटिकल गुड्स कहते हैं तो आइडेंटिकल गुड्स होने के लिए क्या कंडीशन है? कंट्री मस्ट बी दी सेम, कंट्री सेम होनी चाहिए। और अगर कंट्री सेम नहीं है तो वो गुड्स आइडेंटिकल गुड्स नहीं हो सकता, राइट? यस मैम। राइट, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राइट। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, 9 तो हम कल कर चुके थे। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। एग्जाम्पल नंबर 10। यस मैम। ठीक है, अभी सब लोग इसको रीड करेंगे। कल मैंने ये बात आपको बताई थी, जस्ट हैव अ रीड। एग्जाम्पल नंबर 10 की जस्ट एक रीडिंग करेंगे अपने आप, अपने एंड पे।
डिडक्शन मेथड का। यस, ये डिडक्शन मेथड है। और यहाँ पे क्या बताया गया है कि डिडक्शन मेथड को कब यूज किया जाता है? हाई सी सेल के टाइम पे, ठीक है। यस मैम। अब इसका हम एक एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 11 हाई सी सेल का। एग्जाम्पल नंबर 11 में बोला गया है कि ए लिमिटेड सेल इन इंडिया from a price list which grant favorable unit prices for purchase made in larger quantity। ए लिमिटेड इंडिया में ये गुड सेल कर रही है इस प्राइस पे, मतलब 1 से 10 क्वांटिटी 100 रुपये पर यूनिट में सेल हुई है। 11 से 25 जो यूनिट है वो 95 रुपये पर यूनिट पे सेल हुई है, और 25 से जो ऊपर यूनिट है वो 90 पर यूनिट पे सेल हुई है, ठीक है। ये इंडियन सेलिंग प्राइस है। ये क्या दे रखी है यहाँ पे? दिस इज इंडियन सेलिंग प्राइस। नाउ द सेलिंग प्राइस, दिस सेलिंग प्राइस इंक्लूड्स द पोस्ट शिपमेंट एक्सपेंसेस। मतलब क्योंकि ये इंडियन सेलिंग प्राइस है इंपोर्टेड गुड्स की, तो इसमें पोस्ट शिपमेंट एक्सपेंसेस शामिल हैं, मतलब फ्रेट फ्रॉम पोर्ट टू फैक्ट्री। जब ये कंसाइनमेंट इंपोर्ट से क्लियर होके आया होगा तो पोर्ट से फैक्ट्री तक का फ्रेट इसमें शामिल है, ठीक है। और इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस फ्रॉम पोर्ट टू फैक्ट्री, यानी पोर्ट से फैक्ट्री तक का इंश्योरेंस भी इसमें शामिल है। दिस इज ऑल पोस्ट इंपोर्टेशन एक्सपेंसेस। आप इन्हें पोस्ट शिपमेंट खर्चे कह दीजिए या पोस्ट इंपोर्ट एक्सपेंसेस कह दीजिए। नाउ नंबर ऑफ यूनिट्स इंपोर्टेड फ्रॉम हाई सी। याद है ये क्या बोला कि हाई सी से कितनी यूनिट परचेज की है? जिस भी इंपोर्टर ने हाई सी से कितनी यूनिट परचेज की है? 5000 यूनिट्स। तो आपको इन 5000 यूनिट्स की असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जब भी हाई सी सेल का केस होता है, मतलब बिकॉज इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हाई सी परचेज, तो जब भी हाई सी परचेज का केस होता है तो हम असेसेबल वैल्यू कहाँ से लेके आते हैं? डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड लेके आते हैं। डिडक्टिव मेथड क्या बोलती है? आपको इंडियन सेलिंग प्राइस कंसीडर करनी है, ठीक है। इंडियन सेलिंग प्राइस आपको कंसीडर करनी है। अब अगर आपको एक से ज़्यादा इंडियन सेलिंग प्राइस दी हुई है तो कौन सी उठाएंगे? हाईएस्ट क्वांटिटी पर लोएस्ट प्राइस। लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट क्वांटिटी पे क्या आपको एक से ज्यादा प्राइसेस दे रखी है क्या? क्या यहाँ पे हाईएस्ट क्वांटिटी पे आपको एक से ज्यादा प्राइस दे रखी है क्या? नो मैम। नहीं, 25 यूनिट से ज़्यादा हाईएस्ट क्वांटिटी है और उसकी एक ही प्राइस दे रखी है 90 रुपये पर यूनिट। यानी हम कौन सी इंडियन सेलिंग प्राइस उठाएंगे? 90 रुपये पर यूनिट। यानी मेरे को 5000 यूनिट की असेसेबल वैल्यू निकालनी है और प्राइस है 90 रुपये पर यूनिट। इसमें से मैं क्या लेस कर दूं? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। हाँ, पोस्ट शिपमेंट चार्जेस में लेस कर दूं। यानी कितना हो गया? पोस्ट शिपमेंट चार्जेस में लेस कर दूं, फिगर निकालिए कितना आएगा? चार लाख 4,20,000। हाँ, 4,20,000 मेरे पास वैल्यू आ गई। अब इसी वैल्यू को मैं क्या मान लूं? असेसेबल वैल्यू मान लूं। अब इसी वैल्यू को अगर मैं असेसेबल वैल्यू मान लूं तो ड्यूटी भी किस पे लगेगी? असेसेबल वैल्यू पे। और सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा मैम। हाँ, उसको बता, उसको तो लगाने के लिए कोई स्पेसिफिक बात कहने की जरूरत ही नहीं है, वो तो लगेगा ही लगेगा। एग्जाम्पल समझ में आया आपको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 12 करते हैं। देखिए, एक्स लिमिटेड इंपोर्टेड 500 यूनिट ऑफ मिनरल फ्रॉम हाई सीज फॉर सेल इन इंडिया। यानी ये भी किसका केस है? डिडक्टिव मेथड। हाँ, हाई सी परचेज का और डिडक्टिव मेथड का केस है, ठीक है।
इसमें ये जो सेलिंग प्राइस दे रखी है हमें यहाँ पर, इसमें ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस शामिल नहीं हैं, लेकिन फ्रेट एंड इंश्योरेंस शामिल है। यानी ये दोनों 10,150 और 1,250 रुपये क्या है, दीज आर दी पोस्ट शिपमेंट चार्जेस। अब आपको इंडियन सेलिंग प्राइस दे रखी है, ठीक है, इंडियन सेलिंग प्राइस दे रखी है। आप देखिए ये टेबल दिख रही है आपको सामने स्क्रीन पर, यस मैम। इंडियन सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है। अब आप देखिए इस इंडियन सेलिंग प्राइस में से 100 रुपये पर यूनिट पे कितनी यूनिट्स बिक रही हैं, 100 रुपये पर यूनिट पे कितनी यूनिट बिक रही है? 600। 600, ठीक है, तो 600 यूनिट बिक रही है 100 रुपये पर यूनिट पे, ठीक है, ओके। अच्छा, अब 90 रुपीज़ पर यूनिट पे कितनी यूनिट्स बिक रही है? 650। 650 यूनिट्स बिक रही है 90 रुपये पर यूनिट पे, ठीक है, ओके। 95 रुपीज़ पे कितनी यूनिट बिक रही है 95 पे? 500। ओके, और 105 रुपये पे 250। 250। 250, ठीक है। अब ये यूनिट्स हैं और ये प्राइस है। डिडक्टिव मेथड में मैं कौन सी प्राइस उठाऊं? 90। लोएस्ट 90। नहीं, कौन बोला ये लोएस्ट? नितेश? नो मैम, हर बार मैम। कौन? आर्यन मैम, आर्यन। आर्यन, लोएस्ट प्राइस क्यों बोल रहे हो? ये आइडेंटिकल Highest गुड्स quantity। सिमिलर गुड्स थोड़ी है। अच्छा, यहाँ तो हम हाईएस्ट क्वांटिटी पे प्राइस उठाएंगे ना। लोएस्ट तो कब बोलते हैं? अगर हाईएस्ट 650 यूनिट की आपको 4 प्राइस दी होती, 3 प्राइस दी होती, 90 दी होती, 80 दी होती, 85, यानी 650 यूनिट के लिए बोला जाता। 650 यूनिट 90 रुपये में भी बिकती है, 80 में भी बिकती है, 85 में भी बिकती है, तो आप लोएस्ट प्राइस उठाते हैं। यहाँ तो हाईएस्ट क्वांटिटी पे एक ही प्राइस दे रखी है ना आर्यन? हाँ हाँ मैम, वो कंफ्यूज हो रहा है। हाँ, तो Yes, कौन सी हाईएस्ट क्वांटिटी की प्राइस, यानी कितनी हुई? 90 रुपये पर यूनिट। हमें असेसेबल वैल्यू कितनी यूनिट्स के लिए निकालनी है? 500 यूनिट के लिए। यस मैम। लेस क्या कर देंगे इसमें से? फ्रेट। ट्रांसपोर्ट ऑन फ्रेट। हाँ, 10,150 और 1,250 कितना बच जाएगा? 33,600। 33,600। 33,600। दिस इज व्हाट? दिस इज द असेसेबल वैल्यू। और जब ये असेसेबल वैल्यू है तो ड्यूटी किस पे लगेगी? 33,600। इसी असेसेबल वैल्यू पे, और सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी लगेगा। आ गई क्या बात समझ में? यस मैम। यस मैम। किसी को डाउट? चलिए, तो फिर ये थे हमारे इंपोर्ट वैल्यूएशन रूल, और इंपोर्ट वैल्यूएशन रूल के क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल में दिए हुए थे, ठीक है। अब इसके बाद अब हम आज की क्लास में क्या कवर करने वाले हैं? हम आज की क्लास में एक्सपोर्ट वैल्यूएशन रूल्स को कवर करने वाले हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट वैल्यूएशन रूल को। अब एक्सपोर्ट वैल्यूएशन रूल में से आज तक आपके एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। और कैलकुलेशन तो एक्सपोर्ट वैल्यूएशन न थियरी पूछी गई है न कैलकुलेशन पूछी गई है, लेकिन फिर भी क्योंकि मॉड्यूल में एक्सपोर्ट वैल्यूएशन रूल गिवन है तो फिर हम एक्सपोर्ट वैल्यूएशन रूल एक बार पढ़ लेंगे, ताकि अगर एग्ज़ाम में कभी कुछ थियरी पूछ ली जाए तो आपको ऐसा ना लगे कि नहीं पढ़ा हुआ था, ओके।
मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जैसे इंपोर्ट वैल्यूएशन रूल थे वैसे ही एक्सपोर्ट वैल्यूएशन रूल है। देखिए एक्सपोर्ट वैल्यूएशन रूल पे ज़्यादा क्वेश्चन क्यों नहीं आते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगती ही नहीं है। जब गवर्नमेंट ने ही एक्सपोर्ट पे लगभग सभी प्रोडक्ट पे ड्यूटी माफ़ करके रखी है तो क्यों आपसे कैलकुलेशन करवाएंगे? ठीक है, तो चलिए एक्सपोर्ट वैल्यूएशन रूल को समझने के लिए एक टेबल बना लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए एक्सपोर्ट वैल्यूएशन रूल्स और राइट हैंड साइड में लिखिए इंपोर्ट वैल्यूएशन रूल्स, है ना। एक्सपोर्ट वैल्यूएशन रूल और इंपोर्ट वैल्यूएशन रूल। अब जब एक्सपोर्ट वैल्यूएशन रूल की बात करेंगे तो लिख लीजिए रूल 2, यहां भी रूल 2, यानी जो एक्सपोर्ट वैल्यूएशन रूल में रूल 2 है वही इंपोर्ट वैल्यूएशन रूल का रूल 2 है। जैसे इंपोर्ट वैल्यूएशन रूल में रूल 2 में क्या था? डेफिनेशंस थी, तो एक्सपोर्ट वैल्यूएशन के भी रूल 2 में क्या है? डेफिनेशंस हैं। रूल 3, सेम रूल 3, ट्रांजैक्शन वैल्यू को असेसेबल वैल्यू बना लीजिए अगर आपकी दोनों कंडीशंस, रिलेटेड पार्टी वाली एंड प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन, पूरी होती है तो सेम जो इंपोर्ट वैल्यूएशन में रूल 3 है वही एक्सपोर्ट वैल्यूएशन में भी रूल 3 है। रूल 4, रूल 4 प्लस 5, आइडेंटिकल एंड सिमिलर गुड्स। जब हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को असेसेबल वैल्यू नहीं बना पाते थे इंपोर्ट में तो हम कौन से गुड्स की वैल्यू उठाते थे? आइडेंटिकल गुड्स की या फिर सिमिलर, आइडेंटिकल गुड्स की या फिर सिमिलर गुड्स की वैल्यू उठाते थे। ठीक है, तो वही सेम टू सेम, वही सेम टू सेम क्या है? रूल 4 है। यानी रूल 4 एक्सपोर्ट वैल्यूएशन में रूल 4 क्या है? गुड्स ऑफ लाइक काइंड। गुड्स ऑफ लाइक काइंड यानी जो गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो अगर उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू को आप असेसेबल वैल्यू नहीं बना पाते हो तो एक्सपोर्ट वैल्यूएशन रूल के हिसाब से लाइक काइंड मतलब आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स आप ले लेना, राइट। जो रूल 8 था इंपोर्ट वैल्यूएशन में कैलकुलेटेड मेथड वही एक्सपोर्ट में रूल 5 है। रूल 5 कैलकुलेटेड मेथड, यानी जैसे वहाँ पे हमने एक्सपोर्टर की प्राइस उसकी फैक्ट्री से लेके पोर्ट तक की कैलकुलेट करी थी, यहाँ पर भी वैसा ही करेंगे। जो उधर रूल 8 है इधर रूल 5 है। कोई बात अभी नहीं समझ में आ रही है तो पूछिए। हमें एक बार वापस बताना है उधर का इंपोर्टेशन का रूल क्या था? जैसे इंपोर्ट वैल्यूएशन में रूल 8 था कैलकुलेटेड मेथड, यानी हम एक्सपोर्टर से क्या मांग रहे थे? उसकी फैक्ट्री से लेके पोर्ट ऑफ शिपमेंट तक की प्राइस, राइट। यहाँ पे एक्सपोर्टर तो इंडिया का ही है ना? यस मैम। तो वो तो अपनी फैक्ट्री से लेके मुंबई कस्टम पोर्ट तक की प्राइस दे ही सकता है। यस मैम। तो दिस इज कैलकुलेटेड मेथड, ठीक है। बस आप नंबर का सीक्वेंस देखिए, जो रूल 8 था वो यहाँ रूल 5 है, ठीक है। जो रूल 9 था रेसिडल मेथड वो यहाँ पे रूल 6 है। एक्सपोर्ट वैल्यूएशन में रूल 6 है रेसिडल मेथड। जैसे इंपोर्टर ने रूल 11 में प्रॉपर ऑफिसर को बिल ऑफ एंट्री फाइल की थी, ऐसे ही एक्सपोर्ट के केस में एक्सपोर्टर क्या फाइल करता है? शिपिंग बिल। शिपिंग बिल। और रूल 12 में प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकता है? बिल ऑफ एंट्री को रिजेक्ट कर सकता है ना। इसी तरीके से रूल 8 में प्रॉपर ऑफिसर शिपिंग बिल को रिजेक्ट कर सकता है। दिस इज द सीक्वेंस, बिल्कुल सेम रूल्स हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों में।
बस इंपोर्ट में वो रूल इंपोर्ट में वैल्यूएशन के काम आ रहे थे, एक्सपोर्ट में यहाँ पे एक्सपोर्ट में वैल्यूएशन के काम आएंगे, और कोई फर्क नहीं है। राइट? यस मैम। ठीक है, ये लिख लिया, ये टेबल बना लिया सबने? यस मैम। अब आप एक बार जस्ट ये रीड करके देख लेंगे, बिल्कुल कॉपी है इंपोर्ट वैल्यूएशन रूल्स की। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछेंगे कल की क्लास में। ओके, एक बार रूल 11 बता देते। रूल 11 इंपोर्ट वैल्यूएशन में रूल 11 क्या था? रूल 11 ये था कि जब भी इंपोर्ट के केस में इंपोर्टर क्या करता है, पोर्ट से माल छुड़वाने जाता है, तब वो पोर्ट पे क्या फाइल करता है? बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है ना। ये बिल ऑफ एंट्री इंपोर्टर की तरफ से क्या होती है? एक डिक्लेरेशन ही तो होती है। डिक्लेरेशन। हाँ, कि मैंने इतना माल इंपोर्ट किया है, ये क्वांटिटी, ये वैल्यू, इस डेट पे जो लिख रहा हूँ वो सही लिख रहा हूँ, साइन करता है। दिस इज अ डिक्लेरेशन, दिस इज अ रूल 11। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच। यस मैम। ओके, जस्ट अ मिनट ना, आई एम कुछ मैं आपको नोट डाउन करवाऊंगी। यस, आपको याद है जब हमने इंपोर्ट में बात की थी तो हमने रेट ऑफ एक्सचेंज, मतलब असेसेबल वैल्यू को हमने, याद है, रेट ऑफ एक्सचेंज और रेट ऑफ ड्यूटी से मल्टीप्लाई किया था। यस याद है मैम। ड्यूटी निकालने Yes, की? ma'am. ठीक है, हमने असेसेबल वैल्यू को रेट ऑफ एक्सचेंज से क्यों मल्टीप्लाई किया था इंपोर्ट के केस में? क्या रीजन था मल्टीप्लाई करने का? रेट ऑफ इंडियन करेंसी में उसका इंडियन वैल्यू निकालने के लिए। INR में वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन क्या एक्सपोर्ट के केस में आप असेसेबल वैल्यू को रेट ऑफ एक्सचेंज से मल्टीप्लाई करोगे? नो मैम। नो मैम। क्योंकि ये तो ऑलरेडी किस में होगा? INR। INR में। तो और आपको केवल असेसेबल वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है? रेट ऑफ ड्यूटी से। हाँ, 99% एक्सपोर्ट्स ड्यूटी फ्री होंगे, लेकिन अगर किसी एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगनी है तो असेसेबल वैल्यू को रेट ऑफ ड्यूटी से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये रेट ऑफ ड्यूटी एक्सपोर्ट के केस में कहाँ गिवन है? कहाँ से निकाल के लाऊं रेट ऑफ ड्यूटी को? कहाँ दी हुई है? कस्टम टैरिफ एक्ट में। कस्टम टैरिफ हाँ, कौन से शेड्यूल में? शेड्यूल 1 में या 2 में? 2 में। शेड्यूल 2। बिल्कुल ठीक, शेड्यूल 2 में गिवन है, वहां से मैं रेट ऑफ ड्यूटी ले आऊंगी। ठीक है, अभी किस दिन की इफेक्टिव डेट? याद है हमने इंपोर्ट के केस में तो क्या पढ़ा था? बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लेटर पढ़ा था ना। और इनडायरेक्ट क्लियरेंस के केस में जिस दिन ग्रीन कलर की बिल ऑफ एंट्री फाइल की। अब एक्सपोर्ट के केस में क्या कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ होता है क्या एक्सपोर्ट के केस में? नो मैम। नहीं, कोई नहीं होता है। ठीक है, तो क्या एक्सपोर्ट के केस में हम क्या बोलते हैं? कौन सी डेट की हमें रेट ऑफ ड्यूटी उठानी है? रेट ऑफ ड्यूटी प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑन विच प्रॉपर ऑफिसर परमिटिंग द क्लियरेंस एंड लोडिंग ऑफ द गुड्स फॉर एक्सपोर्टेशन। यानी जिस दिन प्रॉपर ऑफिसर ने एक्सपोर्ट गुड्स को लोड करने की परमिशन दे दी। गुड्स को लोड करने की परमिशन कब देता है प्रॉपर ऑफिसर? याद है हमने एक शब्द पढ़ा था, एंट्री आउटवर्ड। लोडिंग की परमिशन एंट्री आउटवर्ड, एक्सपोर्ट के केस में प्रॉपर ऑफिसर एंट्री आउटवर्ड देता है, लोडिंग की परमिशन देता है। तो जिस दिन प्रॉपर ऑफिसर ने लोडिंग की परमिशन दी, ठीक है, जिस दिन प्रॉपर ऑफिसर ने लोडिंग की परमिशन दी, उसी दिन की रेट ऑफ ड्यूटी आपको ले लेनी है। बात समझ में आई? इस बात में कोई कंफ्यूजन है क्या? नो मैम। ठीक है,
चलो अब एक बात और, आपको याद है हमने एक प्रोविजन पढ़ा था पिलफ्रेज का। ये टेबल आपके कहाँ पर दी हुई है? इंपोर्ट वाले चैप्टर में दी हुई है। आज तक कभी भी इस टॉपिक पे से क्वेश्चन नहीं आया हुआ है एक्सपोर्ट वैल्यूएशन से, बट क्योंकि गिवन है तो हमने पढ़ लिया कि जिस दिन प्रॉपर ऑफिसर ने हमको लोडिंग की क्लियरेंस की परमिशन दी माल को एक्सपोर्ट करने की, उस दिन की हम रेट ऑफ ड्यूटी ले लेंगे। ठीक है, आपको याद है हमने पिलफ्रेज पढ़ा था, और पिलफ्रेज जब मैंने आपको पढ़ाया था इस इंपोर्ट वाले चैप्टर में, तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि अगर कस्टम एरिया में कस्टोडियन की कस्टडी में पिलफ्रेज हुआ, गुड्स का पिलफ्रेज हुआ, तो इंपोर्टर ड्यूटी देता है क्या पिलफर्ड गुड्स पे? नो मैम। नो मैम नहीं देगा। देन हु इज लायबल टू पे ड्यूटी? Custodian. Custodian is liable to pay duty on pilfered goods. Custodian is liable to pay duty on pilfered goods. अच्छा, अब कस्टोडियन अगर पिलफर्ड गुड्स पे ड्यूटी देने के लिए लायबल है तो किस रेट से ड्यूटी दे? जो रेट कस्टम टैरिफ एक्ट में दी हुई है, और कौन सी डेट की रेट ऑफ ड्यूटी ले? अच्छा देखिए, अगर अब ऐसा सोचिए कि पिलफर्ड क्वांटिटी पे अगर कस्टोडियन को ड्यूटी देनी पड़ी तो क्या मान के ड्यूटी देगा? डायरेक्ट क्लियरेंस मान के या इनडायरेक्ट क्लियरेंस मान के? बताइए। अगर पिलफर्ड गुड्स पे कस्टोडियन को ड्यूटी देनी पड़ी तो क्या मान के दे? ये डायरेक्ट क्लियरेंस का केस है या इनडायरेक्ट क्लियरेंस का? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का। क्या गुड्स क्लियर हो गए क्या? इनडायरेक्ट का होगा ना मैम। इनडायरेक्ट कैसे होगा? क्या गुड्स वेयर हाउस में जा रहे हैं? हम कस्टोडियन के पास जाएंगे तो इनडायरेक्ट प्राइसिंग। कस्टोडियन के पास जाएंगे? कस्टोडियन के पास कहाँ गए? कस्टोडियन के कोई चोरी करके घर थोड़ी ले गया, नुकसान हो गया गुड्स का। ना तो ये केस डायरेक्ट क्लियरेंस का केस है, ना ही ये केस इनडायरेक्ट क्लियरेंस का केस है। यानी अगर पिलफर्ड गुड्स पे कस्टोडियन को ड्यूटी पे करनी पड़ी तो रेट ऑफ ड्यूटी लेंगे डेट ऑफ अराइवल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट। ठीक है, यानी मैंने क्या बोला? अगर पिलफर्ड क्वांटिटी पे कस्टोडियन को ड्यूटी देनी पड़ी, अगर पिलफर्ड क्वांटिटी पे कस्टोडियन को ड्यूटी देनी पड़ी तो कौन सी डेट की रेट ऑफ ड्यूटी लेगा वो? जिस डेट पे अराइवल मैनिफेस्ट फाइल हुआ था या जिस डेट पे इंपोर्ट रिपोर्ट फाइल हुई थी। ठीक है, वेसल एयरक्राफ्ट के केस में अराइवल मैनिफेस्ट और अदरवाइज इंपोर्ट रिपोर्ट। ये बात समझ में आई आपको? यस मैम। यानी हमने इफेक्टिव, देखिए ऐसे समझ लीजिए, हमने इफेक्टिव डेट ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी की बात की थी। एक हमने पढ़ा डायरेक्ट क्लियरेंस 15 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, जिसमें हमने पढ़ा डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड या बिल ऑफ एंट्री विच एवर इज लेटर। दूसरा था इनडायरेक्ट क्लियरेंस 15 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, इसमें हमने बोला जिस दिन ग्रीन कलर की बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है। एंड अदर केसेस आते हैं 15 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, और इसमें एक केस होता है पिलफ्रेज। यानी जब पिलफ्रेज के केस में कस्टोडियन को ड्यूटी देनी होती है तो कौन सी डेट ले? डेट ऑफ अराइवल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट। जिस दिन अराइवल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट फाइल हुआ था उस डेट पे जो रेट ऑफ ड्यूटी इफेक्टिव थी वो कंसीडर कर ले। या अगर स्मगलिंग का केस हो, अगर स्मगलिंग करते हुए कोई इंपोर्टर पकड़ा जाए तो गवर्नमेंट उससे ड्यूटी लेगी या नहीं लेगी? लेगी मैम। लेगी। क्या बोलूं इसे? डायरेक्ट क्लियरेंस का केस बोलूं, इनडायरेक्ट क्लियरेंस का केस बोलूं? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कैसे हो गया? इनडायरेक्ट क्लियरेंस तो होता है पोर्ट से वेयर हाउस से होम कंजप्शन। जब आप स्मगलिंग करके लेके आते हो तो क्या बिल ऑफ एंट्री फाइल करके वेयर हाउस में माल लेके जा रहे हो? नो मैम। फिर इनडायरेक्ट क्लियरेंस कैसे हो गया?
दोनों का मैम दोनों में ही नहीं है फिर मैम। दोनों में ही नहीं है ना, वो डायरेक्ट क्लियरेंस का केस है ना इनडायरेक्ट क्लियरेंस का केस है। तो स्मगलिंग के केस में भी कौन सी डेट की रेट ऑफ ड्यूटी हम उठाएंगे? ऑन दी डेट ऑफ पेमेंट, यानी जिस दिन ड्यूटी एक्चुअली में पे करनी पड़ रही है उस डेट पे ही जो इफेक्टिव रेट ऑफ ड्यूटी होगी। अगर मान लीजिए स्मगलिंग का केस है और आज अगर ड्यूटी पे करनी पड़ती है तो आज की डेट में जो इफेक्टिव है रेट ऑफ ड्यूटी वही कंसीडर कर लेंगे। आ गई बात समझ में? आप भी ये डायग्राम बना लीजिए, ये आप भी बनाइए। ये हम मैम ऑलरेडी, एक हाँ बोलो। मैम जो स्मगलिंग का सामान आता है उसको गवर्नमेंट छोड़ती थोड़ी है फिर। नहीं छोड़ती मतलब क्या, देखो एक तो ये होते हैं ऑफेंडिंग गुड्स। ऑफेंडिंग गुड्स मतलब आप कोई AK-47 और RDX वगैरह कोई इंपोर्ट करके ले आए, वो गवर्नमेंट जब्त करेगी क्योंकि उस पर ऑल भी रूल एंड रेगुलेशन लगते हैं। आप टीवी ले आए, फ़ोन ले आए मोबाइल चोरी से, ठीक है, या आपको पकड़ लिया, आप ना कोई मान लीजिए 5-7 गोल्ड चेन बप्पी लहरी बन के आप आ गए एयरपोर्ट पे, क्या करेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है? गवर्नमेंट आपको ये कह रही है क्या कि आप लेके ही नहीं आ सकते? सोना लाना कोई क्राइम है? नो मैम। नो मैम। आप ड्यूटी दे दो, जितनी अप्रोप्रिएट ड्यूटी बनती है वो दे दो और ले जाओ। यस मैम, आ गया समझ में। है ना? अभी बोलेंगे नहीं मैं तो कोई हेरोइन कोकीन और ऐसे कोई ड्रग्स व्रग्स लेके आ रहा है, फिर वहीं बिठा लेंगे आपको, क्योंकि कस्टम लॉ उसी का के पूछ रहा था साथ मैं। फिर नार्कोटिक्स वगैरह के प्रोविजन भी लगने लग जाएंगे। ठीक है, स्मगलिंग का मतलब होता है अनऑथोराइज्ड मैनर में कोई चीज लेके आना, इनएप्रोप्रिएट इंपोर्ट, जब आप ऑथोराइज रूट से ना आके चोरी छुपे आते हो। ओके ओके मैम। हाँ, और जहां कस्टम एक्ट में किसी चीज के कॉन्फिसिकेशन के प्रोविजन है वहां गवर्नमेंट गुड्स को कॉन्फिसिकेट भी कर लेती है, जब्त कर लेती है फिर। ओके, ये डायग्राम, ये चार्ट सबने बना लिया अदर केसेस वाला? यस मैम। ठीक है, चलिए, तो ये हमने अपना वैल्यूएशन वाला चैप्टर पूरा किया। अब इसमें थोड़ा सा कुछ एक मॉड्यूल में 1-2 चीज़ें नोट करानी है आपको मॉड्यूल से, वो मैं कराती हूँ। यानी अपना अपना वो निकालिए नोटबुक, जहाँ पे आप नोटिंग करते हैं कस्टम की, वहीं पे नोट करिए। लिखिए रिलेटेड पर्सन, रिलेटेड पर्सन as per, related person as per custom law shall not be, लिखिए shall not be counter party, shall not be counter party for import or export। ठीक है, इसके बाद लिखिए एज पर रूल 3, एज पर रूल बी के बाद क्या बोला आप? मैंने बोला रिलेटेड पर्सन एज पर कस्टम लॉ शुड नॉट बी काउंटर पार्टी
for the purpose of import or export. है ना, related person इसके बाद लिखिए एज पर रूल 3 ट्रांजैक्शन वैल्यू वुड बी असेसेबल वैल्यू इफ इंपोर्टर satisfied the following condition. ठीक है, इफ इंपोर्टर सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन, seller should not have the control over imported गुड्स. ठीक है, एक बात यहाँ पे और लिख लीजिएगा, कंडीशन अंडर सेक्शन 14, 2 कंडीशन अंडर सेक्शन 14 मस्ट बी सेटिस्फाइड. मतलब वो 2 कंडीशन कौन सी, एक तो रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए और दूसरा प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन. अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होती है तो रूल 3 के हिसाब से आप, रूल 3 ऑफ इंपोर्ट वैल्यूएशन रूल 3 के हिसाब से आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को असेसेबल वैल्यू बना सकते हो, लेकिन ये सारी शर्तें, ये 4 शर्तें और पूरी होनी चाहिए. पहला, सेलर का यानी एक्सपोर्टर का इंपोर्टेड गुड्स पे कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए. जब उसने ओनरशिप टाइटल ट्रांसफर कर दिया तो वो गुड्स पे पूरा अधिकार इंपोर्टर का होगा. दूसरी, ठीक है, एक बार इंपोर्ट कंप्लीट होने के बाद अगर एक्सपोर्टर ने अपने गुड्स का टाइटल इंपोर्टर को दे दिया, सेल कंप्लीट हो गई, उसके बाद इंपोर्टर इंडिया में उस माल को बेचने से रिलेटेड कोई भी कंसीडरेशन एक्सपोर्टर को नहीं देगा अनटिल एंड अनलेस ये अग्रीमेंट का हिस्सा ना हो. जैसे हमने पढ़ा था कि कुछ परसेंटेज इंडिया में रीसेल का, कुछ परसेंटेज एक्सपोर्टर को अगर जा रहा है तो हमने उसे असेसेबल वैल्यू में जोड़ा था. क्यों? क्योंकि वो उन दोनों के बीच के अग्रीमेंट का हिस्सा है. अगर ऐसा कोई सेल से रिलेटेड अग्रीमेंट नहीं हुआ है तो इंपोर्टर अपनी सेल प्रोसीड्स का 1 पैसा भी एक्सपोर्टर को नहीं देगा. चौथा फर्क, ठीक है. तो इसका मतलब क्या
कि रूल 3 ये कहता है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू को असेसेबल वैल्यू बनाने के लिए, क्या बोला मैंने, ट्रांजैक्शन वैल्यू को असेसेबल वैल्यू बनाने के लिए ये 4 कंडीशन तो पूरी होनी चाहिए और साथ में सेक्शन 14 की कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए कि ये दोनों कंडीशन सेक्शन 14 वाली कंडीशंस की जैसी हैं या नहीं है, सेम यस मैम, सेम है ना। तो क्या कैसे इसको पढ़ा जाता है, इसको बोला जाता है ट्रांजैक्शन वैल्यू वुड बी असेसेबल वैल्यू इफ सेक्शन 14 रीड विद रूल 3, इसको इस तरीके से बोला जाता है। ट्रांजैक्शन वैल्यू को हम असेसेबल वैल्यू बना लेंगे अगर सेक्शन 14 रीड विद रूल 3 इज कंप्लाइड विद, कंप्लाई होता है तो, अदरवाइज हम फिर कहाँ जाएंगे, रूल 4 आइडेंटिकल मैथड, सिमिलर गुड्स मैथड, डिडक्टिव मैथड, कैलकुलेटेड मैथड, दिस इज द थिंग। ओके, नाउ एक पॉइंट और लिखिए साथ में यहीं पे। ये बात समझ में आ गई, इसमें किसी को डाउट? नो मैम। ओके, लिखिए सर्विस चार्जेस पेड टू करिए, सर्विस चार्जेस पेड टू कैनलाइजिंग एजेंट इज इंक्लूडेबल इन असेसेबल वैल्यू। ठीक है, ट्रीट इट एज सेलिंग कमीशन। ठीक है, अगर ये नाम आ जाए कैनलाइजिंग एजेंट, ये एक्सपोर्टर का एजेंट होता है और अगर कैनलाइजिंग एजेंट को कोई चार्जेस पे किए जा रहे हैं तो इसको आपको अपने वैल्यूएशन में कैसे ट्रीट करना है, सेलिंग कमीशन की तरह ट्रीट करने का मतलब कैसे ट्रीट करोगे, क्या करोगे, इसका ऐड करेंगे। ठीक है, हाँ, एक और लाइन लिख लीजिए, इफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई फॉर, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इंपोर्टर एक्सपोर्टर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, स्पेसिफाई सर्टिफिकेशन बाय इंडिपेंडेंट एजेंट, इंडिपेंडेंट एजेंसी कर लीजिए, इंडिपेंडेंट, इफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई फॉर सर्टिफिकेशन बाय इंडिपेंडेंट एजेंसी फॉर imported goods, then such charges are includable इन असेसेबल वैल्यू। मतलब अगर इंपोर्टर एक्सपोर्टर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट ही ये कहता है कि इंपोर्ट होने के बाद मशीन को सर्टिफाई कराना है, इंस्पेक्ट कराना है एंड सो ऑन, तो ये खर्चे भले ही पोस्ट शिपमेंट एक्सपेंडिचर हैं, पोस्ट इंपोर्टेशन एक्सपेंडिचर हैं, फिर भी असेसेबल वैल्यू में जुड़ेंगे, ठीक है।
और एक और, ये इतना लिख लिया सबने? यस मैम। ठीक है, एक और नोटिंग कीजिए। हम बोलते हैं ना, प्राइस पेड और पेएबल अप टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन इज द सोल कंसिडरेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन? लिखिए, प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन मीन्स custom station where goods are brought for being cleared for home consumption or for being deposited in warehouse। ये लिख लीजिए। ठीक, कभी कभी ट्रू फॉल्स में ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, लिख देंगे, बोलेंगे दिस इज़ अ प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, पोर्ट ऑफ एंट्री, ऐसे करके, तो वो आप सही ऑप्शन चूज़ करने के लिए। नाउ इसके साथ, इस नोटिंग के साथ हमारा वैल्यूएशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। यानी हमने अपने 20 मार्क्स के कस्टम के सिलेबस में से 80 मार्क्स का 80% कस्टम्स कर लिया है, कवर कर लिया है। अब हमारे जो 2 टॉपिक्स बच रहे हैं वो बच रहे हैं वेयर हाउस एंड ड्यूटी ड्रॉबैक। कल से हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। वैल्यूएशन वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से। आपको 1 बार, 2 बार, 5 बार, 7 बार, कितनी बार भी अगर कोई डाउट पूछना है पूछिए, डाउट कैरी नहीं करिएगा प्लीज़, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है आपके कस्टम का, राइट।